हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग में यूज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज़रूरत होती है रिमोट सेंसिंग में, ये हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेसन में किया था। सन एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो अर्थ पर टारगेट को इल्यूमिनेट करता है, प्रकाशित करता है। इनकी उससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके जो सन रेज जाएंगी, उसी को ही सैटेलाइट में मौजूद सेंसर रिकॉर्ड करता है। अर्थ सरफेस पे जो टारगेट होगा वो किस तरह से व्यवहार करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, वही व्यवहार कहलाता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, जो कि सैटेलाइट में मौजूद सेंसर में रिकॉर्ड हो जाता है। और इमेज पर जो फीचर जैसे दिखाई देते हैं वो वही रिस्पॉन्स होता है जो इमेज पर दिखाई देगा। यानी कि अगर हमें इमेज पर कोई चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है तो उस टारगेट का, उस चीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति क्या व्यवहार है, क्या स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है, उसका पता होना चाहिए। तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग ढंग से व्यवहार करेंगी टारगेट के साथ, या टारगेट उनके साथ अलग ढंग से व्यवहार करेगा, बाकियों के साथ अलग ढंग से करेगा। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी, वो कितने टाइप की होती है, ये सब जानना भी जरूरी है, ताकि हम चीज़ों को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। इसके अंदर जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, वेव जा रही है इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यूं बना हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इसके खड़ी डायरेक्शन में 90 डिग्री पर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब तीसरी चीज प्रोपगेशन डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, इसके लिए रूल है जैसे ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो डायरेक्शन है ये आगे की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती है। दूसरी बात, एक बार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाए तो ये अनंत दूरी तक चलती रहती है। इसको लगातार सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, लगातार एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से ही आगे बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देती है, और रिजल्ट ये होता है वेव आगे प्रोपेगेट करती है। यही एक वजह है कि ये स्पेस से भी होकर आ सकती है, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकती है। और ये ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी स्पीड से ही ट्रेवल साथ के साथ करते रहते हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो अल्टीमेटली सेंसर में रिकॉर्ड होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, आइए जान लेते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक ऐसी रेडिएशन है जो कई बार वेव की तरह, तरंग की तरह व्यवहार करती है और कई बार पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। यानी कि अगर ये वेव इस तरह से वेव की तरह भी व्यवहार करती है सन से आ रहे, और पार्टिकल की तरह भी ये व्यवहार करती है। कई बार यूं लगता है जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, कई बार लगता है वेव आ रही है। तो इसको कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वेव के। अगर हम इसको वेव मानते हैं तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
इस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर किसी वेव का इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें वेव जब एक तरंग है या कंपन पैदा करती है किसी पार्टिकल के अंदर, तो ये पार्टिकल क्या है, जैसे ऊपर की तरफ गया, फिर वहीं वाइब्रेट करता है, नीचे की तरफ आता है, और फिर वाइब्रेट करता है वहीं मीन पोजीशन पे आता है। ये एक ही पॉइंट पे हो रहा होता है। किसी भी माध्यम का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर मीन पोजीशन से नीचे आता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है। तो इस तरह ये वाइब्रेट करता रहता है और तरंग आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे कि पानी में कोई कंकड़ डालें तो वहाँ उसमें एक तरंग पैदा हो जाएगी। अगर किसी तरंग पे घर में बाल्टी में या किसी थाली में करके देखें, एक कागज़ का टुकड़ा डाल दें वहाँ पर, तो देखें कागज़ का टुकड़ा वही ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, परंतु तरंग तो आगे बढ़ती हुई नजर आती है और वो वहीं ऑसिलेट कर रहा है। तो वो कण वहीं ऑसिलेट कर रहा होता है माध्यम का, जबकि तरंग आगे बढ़ रही होती है। ये मैं वेव के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ कुछ इस तरह भी व्यवहार करती है। अब ये मैक्सिमम कितनी पोजीशन तक ऊपर गया, ये आगे बढ़ती नजर आती है। पार्टिकल वहीं ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, वहीं वाइब्रेट कर रहा है और तरंग आगे बढ़ रही है। अगर ये कितना मैक्सिमम ऊपर जाता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। कितना ऊपर गया, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है क्रस्ट। सबसे नीचे वाला पॉइंट कहलाता है ट्रफ। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। इसको उल्टे वाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको कहते हैं लैम्डा, ग्रीक वर्ड है, लैम्डा नाम है, उल्टे वाई जैसा लगता है। वेवलेंथ को इससे डिनोट किया जाता है। या एक ट्रफ से दूसरे क्रस्ट की दूरी को भी वेवलेंथ कह सकते हैं। ये दूरी होगी वेवलेंथ। इसको मीटर में मेजर करते हैं या सम फैक्टर ऑफ मीटर। मीटर के जो फैक्टर है, जैसे मीटर के सब पार्ट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। अब ये है क्या, देखो, एक मीटर का 100वां हिस्सा कहलाता है 1 सेंटीमीटर। एक मीटर को अगर हम 100 में डिवाइड कर देते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर को अगर 1000वां हिस्सा कहलाता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का फिर 1000वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा या 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा या 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोमीटर कहलाएगा। इसी तरह से अगर 1 मीटर के नीचे 9 जीरो और लगा के डिवाइड करें तो ये कहलाएगा 1 नैनोमीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर का भी 1000वां हिस्सा 1 नैनोमीटर कहलाता है। इसको एक टेबल बनाए, अगर मीटर में सबको लिखें तो 1 मिलीमीटर को लिखेंगे 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर को, माइक्रो ये वर्ड है न्यू, इससे डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर को। 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर को लिखते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो
वेवलेंथ को हम इसमें डिनोट कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। आगे बार बार यूज होगा नैनोमीटर और माइक्रोमीटर, तो इसको यहाँ ध्यान से समझना। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो एक कण था, बताया था कि अपनी मेन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस वहाँ उस पोजीशन पे आएगा। तो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल पूरा कर लेते हैं, ये एक साइकिल है, एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर लिए, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं, साइंटिस्ट के नाम के साथ ही जिसने इसको दिया था यूनिट, उसी के नाम से इसको हर्ट्ज यूनिट है इसकी। तो एक सेकंड में अगर एक साइकिल पूरा करता है तो उसको कहते हैं 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर वो 10 बार ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको कहेंगे 10 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 1,00,000 बार हो गया तो उसको 1,00,000 हर्ट्ज कह देंगे। तो फ्रीक्वेंसी है 1 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल, और इसकी यूनिट है हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है दोनों में? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बड़े स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोअर है आराम से। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये बीच की दूरी है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उनके बीच की दूरी कम होगी। तो इनमें उल्टा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, तो इनके दोनों का मल्टीप्लिकेशन c के बराबर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी को कई जगह f के से भी डिनोट होता है, नहीं तो इसका ग्रीक लेटर है न्यू, NU, v की तरह ही लिखा जाता है, थोड़ा टेढ़े v की तरह, न्यू के द्वारा भी इसको डिनोट कर सकते हैं। नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के गुणा के बराबर। अगर हमें दो चीजें दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर वेवलेंथ दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को वेवलेंथ से डिवाइड करके, और अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके। तो ये इनका उल्टा रिलेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी देखेंगे कि उसका अरेंजमेंट या तो हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर उसको पार्टिकल के हिसाब से देखें तो पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। जैसे ही वे वेव है आगे टकरा के जा रही है तो वहां पर तो पार्टिकल की तरह है, वो भी टकरा के जाते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। जब ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है तो उसके एक पार्टिकल जो है उसको फोटोन बोलते हैं या क्वांटा, उसके पार्टिकल्स को बोलेंगे फोटॉन्स या क्वांटा। ये क्वांटा या फोटॉन्स बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। उसको कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी किस में होगी, वो इस क्वांटा के अंदर होगी। तो बेसिकली उसकी एनर्जी कैलकुलेशन के जब देखें तो वो पार्टिकल के हिसाब से ही उसके सही रिजल्ट मिल रहे थे, तभी बोला कि वेव भी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये वेव से आ जाती है, पर जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी का कैलकुलेशन का आता है, तब ये मजबूर कर देता है भी ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, ये मानने को, जब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो बेसिक यूनिट होती है फोटोन या क्वांटा में। अब उसकी कितनी एनर्जी है, उसमें उस फोटोन में कितनी एनर्जी है, तो उसका एक फॉर्मूला है E = एनर्जी = H × में F।
एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसने कैलकुलेशन दी बताया कि एफ से एक उसको मल्टीप्लाई कर दें, एक फिक्स्ड फिगर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एनर्जी निकल आती है। तो वो क्या फिगर है, वो 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल। बहुत छोटी सी एनर्जी यूनिट है, जूल अपने आप में बहुत छोटी है और उसका भी 10⁻36 हिस्सा, तो बहुत थोड़ी एनर्जी है प्लैंक्स कांस्टेंट की। और उसको अगर उसकी आवर्ती से गुना कर दें, फ्रीक्वेंसी से गुना कर दें, तो एक फोटोन की एनर्जी निकलती है। एफ की जगह सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, कि पहले ही हमने स्लाइड में देखा है, अगर स्पीड ऑफ लाइट को अगर लैम्डा से यानी कि वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को इससे रिप्लेस कर दिया और प्लैंक कांस्टेंट ये का ये रहा, तो एनर्जी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू एच, या डायरेक्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो उसकी वेवलेंथ जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्यवहार करता है पार्टिकल के तरह भी और वेव के तरह भी। जब वेव के हिसाब से हम देखते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें जो दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जिसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे मतलब की है। हालांकि उसके अंदर टाइम पीरियड भी आता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड भी आएगा, एक मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाते हैं उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। परंतु ये हमारे काम की है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जब पार्टिकल के तौर पे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहाँ का आता है फोटोन, ये पार्टिकल्स में आते हैं तो फोटोन्स कहते हैं। उसकी एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने का, E इज इक्वल टू एच एफ। तो किस में, अब ये देखो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, अगर F ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ध्यान देना, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने कि सूरज से आने वाली किरणें कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे होती हैं, और वो पृथ्वी जब उनको एब्जॉर्व कर लेती है तो पृथ्वी जो तरंगे छोड़ती है वो लॉन्ग वेव्स होती है। तो शॉर्ट वेव्स क्या है, वायुमंडल से क्रॉस करके आ जाती हैं। शॉर्ट वेव का मतलब दूसरे, अगर इसको उल्टे ढंग से देखें, हाई फ्रीक्वेंसी की, ज़्यादा आवर्ती वाली किरणें। अभी देखा ना कि वेवलेंथ अगर छोटी है तो आवर्ती उसकी ज़्यादा होगी। तो सूरज से आने वाली किरणें कैसी हैं, शॉर्ट वेव्स, और उसकी आवर्ती कितनी, ज़्यादा आवर्ती है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो वो बड़ी हाई एनर्जी की रेडिएशन आती हैं जो वायुमंडल को भेदती हुई धरती पर, धरती में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। धरती क्या है, लंबी तरंगे छोड़ते हैं, लंबी तरंगे छोड़ते हैं तो उसकी आवर्ती क्या होगी, लंबी तरंगों की आवर्ती कम होगी। तो कम होगी तो उसमें कम ऊर्जा होगी। वो कम ऊर्जा धरती पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ग्रीन हाउस गैसेज है, वो उसको पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में ये पढ़ा था हमने। ये वही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट भी यहीं पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ज़्यादा लंबी तरंग है तो उसकी आवर्ती कम है और उसमें एनर्जी भी कम है। छोटी तरंग है, उसकी आवर्ती ज़्यादा है और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद अब कुछ MCQs हैं, तो इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है वो स्टडी अगर वो ध्यान से देखा है तो ये बड़े आसानी से इनका आंसर कर पाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वॉज जनरेटेड रिमेन सेल्फ प्रोपागेटिंग, कि एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो जाए तो अपने आप आगे बढ़ती रहेगी, अनंत दूरी तक, अनंत समय तक अपने आप बढ़ती रहेगी, उसको फर्दर किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सही है? इज कैपेबल टू ट्रेवल अक्रॉस स्पेस, वो स्पेस से ट्रेवल कर सकती है, उसको किसी माध्यम की भी जरूरत नहीं है, वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है उसको मार्क करो। अगर लगता है इस सारी स्टेटमेंट सही है तो डी को मार्क कर सकते हो। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
सही स्टेटमेंट को पिक करना है इसमें से। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये डायग्राम में देखते हैं एक वेव को, ये ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट कहलाता है, ये भी क्रस्ट कहलाएगा। तो दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच की ये दूरी वेवलेंथ कहलाती है। क्या ये बात सही है? वेवलेंथ इज जनरली डिनोटेड बाय लैम्डा। अभी मैंने मार्क ही कर दिया, ये तो ठीक ही है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ द क्रस्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये इसका एक मिड पॉइंट ले लें औसत, तो क्रस्ट की जो लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कोई एक है तो उसको पिक करो, और लगता है कि ये ऑल ऑफ द इज ये है तो ई को भी पिक कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ड्यूरिंग द डे अर्थ रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, कि दिन में अर्थ सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, दिन में सूरज निकलता है, उसकी रेडिएशन आती है, अर्थ से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ड्यूरिंग द डे अर्थ रिफ्लेक्ट बोथ सोलर रेडिएशन एमिशन, क्या दिन में सोलर रेडिएशन को भी इमिट करता रिफ्लेक्ट करता है? एंड द इमिशन फ्रॉम द सरफेस, कि अर्थ से क्या गर्म होने के बाद बताई थी, अर्थ गर्म होने के बाद रिफ्लेक्ट ये इमिट करती है अपने अंदर से रेडिएशन ईएमआर को। वो कब करती है? दिन में करती है, रात को करती है? तो वो कह रहे कि क्या दिन में करती है। ड्यूरिंग द नाइट अर्थ इमिट रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, रात के वक्त यही अपने सरफेस से इसको इमिट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? थोड़ा ध्यान से ये लेक्चर को दोबारा सुनना, कोई ये थोड़ा सा ट्रिकी है और उम्मीद है इसको आराम से कर पाओगे। द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्वांटम फॉर रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? यानी कि पहले बताया था जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं उसको क्वांटम कहते हैं, कि जब पार्टिकल थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि वो जो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, जिसको क्वांटम कहते हैं। तो उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? क्या फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर, या रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी, कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो कम एनर्जी होगी, या स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके स्क्वायर जितनी एनर्जी होगी। ये मान लो अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो क्या एनर्जी 4 है, या एनर्जी 2 है, या एनर्जी 1/2 है? ये कहता है रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी, ये कहता है फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्या एनर्जी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के बराबर है? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? यानी कि ये क्या √2 हो जाएगी एनर्जी? तो कौन सा सही आंसर है उसको मार्क करें। एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कैन बी गिवन बाय, तो एनर्जी ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? क्वांटम। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या उसको फोटोन बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और दूसरा नाम क्या है ये भी हमने लेक्चर में इसको यूज किया था, वहां से देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ सुटेबल डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ भी डायग्राम की जरूरत है वहाँ डायग्राम बनाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है। तो वो दोनों तरह से देनी है, वेव के फॉर्म में अगर वेव मानते हैं हम, और दूसरा पार्टिकल्स के लिए। वेव के कौन सी थी मेन? उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि एम्पलीट्यूड भी इसमें दे सकते हैं, एम्पलीट्यूड जो ये मीन पोजीशन से ये आया है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये क्रस्ट और कितने साइकिल पर सेकंड है उसको फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल को यहां से लेके एक पूरा ये एक वेवलेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये वेव की करेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम वेव के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मानते हैं। और जब पार्टिकल के तौर पे देखते हैं तो कहते हैं भी वो फोटोन या क्वांटम। और क्वांटम की एनर्जी क्या लिखते हैं कि एनर्जी हो जाती है एच एफ, और एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी पार्टिकल के तौर पर। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, इस तरह के डायग्राम बना के शो करना है, क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। और डायग्राम जरूर बनाना जहां पर भी जरूरत है, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को डायग्राम, मैप्स, फैक्ट्स बहुत यूज करने चाहिए। जब भी कोई फैक्ट से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करें, कोई डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा उसको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दें और डायग्राम बनाएं, बढ़िया सुंदर से डायग्राम बनाएं। क्योंकि जो ज़्यादा डायग्राम या मैप्स का यूज़ करेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उसको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप कर लोगे आराम से। थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।